जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ मेरा ख्याल है इंटरनेट का इशू आ गया था। शायद मैं थोड़ा रेंज से दूर बैठा हुआ था, तो वो ऑल ऑफ द सडन आई गॉट टू नो कि इंटरनेट की जो है कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही वहाँ पे, तो इसलिए मुझे दोबारा दूसरी लोकेशन से ऑनलाइन आना पड़ा है। एनीवेज मैं सेशन को दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आज के इस सेशन के अंदर मैं प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया, जो टिपिकली मेरा क्राइटेरिया है, मैं अपनी एजेंसी के अंदर किस तरह से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ या अपनी पर्सनल जो मेरी लॉन्चेस हैं उनमें प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बारे में आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक भी एक्चुअली यही सेशन था, लेकिन उसमें मैंने जनरल क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था, तो काफ़ी सारे लोगों का मुझे इनबॉक्स आया कि आप अपना क्राइटेरिया बताएं कि आप अपना क्राइटेरिया क्या रखते हैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हुए। देखिए, क्राइटेरिया वही है, वही 10-15 पॉइंट्स हैं जिनको हम ज़हन में रखते हुए कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आगे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कैसे उसकी सिलेक्शन करते हैं, कितना डीप जाके उसका एनालिसिस करते हैं, आप किन फैक्टर्स को, किन पैरामीटर्स को ज़हन में रखते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा डेफिनेटली। मैं भी जब किसी भी क्लाइंट के लिए या अपनी ज़ाती प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रोडक्ट हंट करता हूँ, तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट के ऊपर जंप करते हैं। तो देख लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ अभी और जमा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। जी ज़िशान भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी आई होप कि आपका टूर मुल्तान का बहुत अच्छा रहा होगा। जी यासिर, वालेकुम सलाम। जी सब लोग ठीक है जी। इसमें देखें, अच्छा इस सेशन को पूरे को स्टार्ट करते हैं। जी जलाल, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 3-4 चीज़ें सबसे पहले हैं, जब भी आपने किसी भी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, चाहे वो A to Z का है या ख़ाली आपका प्रोडक्ट रिसर्च का है, आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अपने क्लाइंट के साथ बड़े ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले आप कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या क्लाइंट की कोई प्रेफरेंस है मार्केट प्लेस की, वो UK में जाना चाह रहा है, US में जाना चाह रहा है, कनाडा में जाना चाह रहा है, ये आप क्लाइंट से पूछेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पिलर है इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो है क्लाइंट का बजट। हमारे यहाँ डेफिनेटली ये कल्चर नहीं है, जब भी हम किसी से कोई पूछते हैं जी आपका बजट कितना है, तो वो शायद ये समझता है कि मैं अगर अपना बजट बता दूंगा तो ये उतने ही बजट में मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट देंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपका बजट लेट्स से $10,000 का है, तो हम आपको जो है प्रोडक्ट दे रहे हैं USA की, जो कि 30,000 के इक्विवेलेंट है, या इवन UK के लिए हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं जो 20-25 हज़ार पाउंड की प्रोडक्ट है, तो वो आपका नुकसान है। सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, आपका हमसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं या इवन जो VA सुन रहे हैं मेरे सेशन को, आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी मर्ज़ के बारे में नहीं बताएंगे तो डॉक्टर किस चीज़ का इलाज करेगा। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट रहिए, जो भी आपका बजट है ओपनली डिस्कस कीजिए क्लाइंट के साथ। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बजट दिया मुझे, जी मेरे पास 15,000 पाउंड से 1 रुपया भी ऊपर नहीं है। अब हमने प्रोडक्ट जो है 15,000 के हिसाब से उनकी जो है डेफिनेटली फाइंड आउट की, प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, माशाल्लाह अच्छी चलना शुरू हो गई है, 40-50 ऑर्डर रोज़ के आ गए हैं। अब भी क्लाइंट क्या बोल रहा है, जी बजट का कोई इशू नहीं है, आप 15,000 की बजाय 15,000 और भी ले लें, कोई मसला नहीं। यही बात अगर वो हमें पहले बता देते तो हम उनके लिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते जिसमें हमारे मार्जिन्स भी बड़े होते, हम अच्छे तरीके से उस पूरी लॉन्च को, अब ये लॉन्च बहुत ही कंजर्वेटिव स्टाइल से की गई है, इसके अंदर हमारे मार्जिन्स तो वही कहने को नंबर तो अचीव हो रहा है परसेंटेज में, बट इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है, वो चंद पेनीज बनती हैं या चंद आप समझे एक पाउंड के आसपास है, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो यही बात अगर वो मुझे पहले बता देते कि भाई बजट का कोई इशू नहीं है, तो मैं उनके लिए क्राइटेरिया अपना डिफरेंट रखता, प्रोडक्ट सिलेक्शन डिफरेंट होती मेरी, मैं प्रोजेक्ट उनके लिए डिफरेंट तरीके से करता। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बजट ज़रूर बताया करें और उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट प्लेस सजेस्ट की जाती है। अच्छा, इसके बाद जब आप ठीक है बजट वगैरह आपका हो गया, मार्केट आपकी सिलेक्शन होगी, इसके अंदर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी हमें लो बजट में UK में जाना है या लो बजट में USA में जाना है, तो इसके लिए भी मेरे पास डेफिनेटली जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपको US में जाना है और आपका बजट 15 से 20 हज़ार डॉलर है, यूजुअली 15 से 20 हज़ार डॉलर में कोई बहुत अच्छी लॉन्च US में नहीं होती, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि होती नहीं है।
हम उसमें क्या करते हैं, पेज के टॉप पे बैठने की बजाय हम पेज 1 के बॉटम पे या पेज 2 के कहीं पे भी अच्छी स्पॉट लेके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका एनालिसिस का, यहाँ पे आपका डीप एनालिसिस का बेसिकली काम आता है। अब अगर आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि किस तरह से अपनी स्पॉट आपको जो है, या किस तरह से अपनी सिलेक्शन करवानी है, किस जगह पे आपको बैठना है, तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप JS यूज़ कर रहे हैं या आप हीलियम के एक्सरे यूज़ कर रहे हैं, आपने जैसे ही JS का स्क्रीनशॉट किसी भी कीवर्ड पे चलाने के बाद आपके पास जब पेज के पूरे का रिजल्ट सामने आ गया, उस रिजल्ट को आप दो तरह से ज़रूर सॉर्ट किया करें, हाई टू लो वॉल्यूम, हाई टू लो उसका रेवेन्यू का जो वॉल्यूम है उसके साथ, और लो टू हाई। ये दोनों करने से आपको होगा क्या कि इमीडिएटली विद इन 1 क्लिक आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी प्रोडक्ट के ऊपर टॉप के ऊपर कितना रेवेन्यू चल रहा है और बॉटम पे क्या रेवेन्यू चल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं समवेयर मिडल में आना है तो आपको उसका भी पता चल जाएगा। अगर आपको कहीं बॉटम पे बैठना है आके तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बॉटम पे आने के लिए मेरे पास स्टिल बजट अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड पेज का भी इसी तरह एक दफ़ा करके देख लें। तो इसमें ये जब एनालिसिस आप मुख्तलिफ तरीके से देखें, अल्टीमेटली डेटा है, आपके पास भी वही JS का स्क्रीनशॉट आ रहा है, मेरे पास भी वही JS का स्क्रीनशॉट आ रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्लेइंग विद द डेटा। कितने अच्छे तरीके से, कितने ज़्यादा फिल्टर्स लगा के आप डेटा को मुख्तलिफ एंगल से एवेलुएट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप इसके ऊपर होमवर्क इस स्टेज पे ज़्यादा करेंगे, आपके प्रोजेक्ट की लाइफ उतनी सिक्योर होती जाएगी, और आपका एज ए सर्विस प्रोवाइडर या अगर आपकी अपनी भी लॉन्च है तो आपका पूरे का पूरा ये जर्नी जो है आसानी से गुजर जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने शुरू में होमवर्क नहीं किया होगा और कल को मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट रैंक होकर टॉप पे आके बैठ जाते हैं, आपके पास इतना बजट ही नहीं है कि आप सर्वाइव कर सकें टॉप पे, तो क्या होगा, एकदम से नीचे गिरेंगे। या आपकी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट इसी वजह से फेल होती हैं, क्यों, बजट होता नहीं है, टॉप पे रैंक हो गए, रैंकिंग के दौरान आपने स्ट्रेटजी सही यूज़ नहीं की, आपको करने थे लो हैंगिंग कीवर्ड या मिड रेंज कीवर्ड करने थे, आपने टॉप कीवर्ड को उठा के रैंक कर दिया, रैंक हो गया, अब वो धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे हैं, आपकी फोरकास्ट थी 50 ऑर्डर्स की, उधर 100 ऑर्डर पर डे आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका बाउंस बैक होगा ही होगा प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इन चंद चीज़ों का ख्याल आप ज़रूर रखा करें जब प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद इसमें देखिए जी, रिव्यूज़ की बात आ जाती है आगे। ये चंद वो पॉइंट हैं जिनके ऊपर मैं अपना टेक दे देता हूँ। अब रिव्यू के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं जी फ़र्क ही नहीं पड़ता जितने मर्जी रिव्यू हों, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या है। मैं प्योरली ज़ाती तौर पे सिर्फ PPC की लॉन्चेस के ऊपर बिलीव करता हूँ और वही कर रहा हूँ पिछले काफ़ी अरसे से। तो मैं तो उस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखता हूँ। मेरे लिए अगर 2 से 3 हज़ार तक के लोग बैठे हुए हैं रिव्यूज़ के साथ, तो स्टिल आई वुड कंसिडर इट। अगर बहुत सारे लोग 1500, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार पे बैठे हैं तो मेरे लिए सिंपली वो नो गो है, इतनी आसानी से मैं उस प्रोडक्ट में नहीं जाऊँगा। अच्छा, बाय द वे, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके आप प्रोडक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये क्राइटेरियाज हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास फिल्टर लगते जाएंगे। उसके बाद सर्च वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ जाता है। सर्च वॉल्यूम में देखिए, मैं 2 चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। वंस अगेन ये लिंक करेगा बैक टू क्लाइंट बजट। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि आपके पास 3, 4, 5 कीवर्ड ऐसे हैं कि जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, उसके बाद बाकी के आपके जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर सर्च वॉल्यूम ही नहीं मिलता आपको। 2-2 हज़ार, 1000, 500, 200, 300 का सर्च वॉल्यूम है। तो उस टाइप की प्रोडक्ट में आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सीन होता है जब आप जाके compete करते हैं लोगों के साथ। क्योंकि देखें, चंद की कीवर्ड हैं, उसी के ऊपर बड़े सेलर, मीडियम रेंज सेलर और स्मॉल सेलर सारे उन्हीं चंद कीवर्ड्स के ऊपर फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज़ ट्राइंग टू रैंक देमसेल्फ ऑन दोज 5-10 कीवर्ड्स। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ऐसी प्रोडक्ट देखी जाए कि जिसके कीवर्ड की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो, सर्च वॉल्यूम बड़ा डिसेंट हो, डिसेंट आपकी जो है ना स्प्रेड हो आपके सर्च वॉल्यूम के। आपको टॉप के सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड भी मिलें, आपको मिड रेंज वाले भी मिलें, आपको लो हैंगिंग कीवर्ड्स भी मिलें, ताकि आप अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू योर ओन बजट आप स्ट्रेटजाइज कर सकें कि किसको पहले रैंक करवाना है, किसको बाद में रैंक करवाना है। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बन जाता है अगर आपके पास सर्च वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो। अच्छा, अभी रेवेन्यू आ जाता है आगे। रेवेन्यू जी, वंस अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, आपका बजट कितना है। आपका बजट 10,000 का है
तो आप कभी भी 5,000 से ऊपर या 6,000 से ऊपर का सर्च रेवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो रेवेन्यू के तयन किया जाता है आपके बजट के साथ। आप ये समझ लें कि 60% से 65% आपके बजट का जो है वो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस पे भी बहुत सारी डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी 70% भी है। मैं इस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। कुछ केसेस में आपको जो है 10,000 लगा के आपको 8-9,000 का रेवेन्यू भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है आपका कंपटीशन। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को एवेल्युएट कर रहे हैं तो आपने बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना है इस चीज़ को कि आपका कंपटीशन क्या कहता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर आप एंटर होने जा रहे हैं वहाँ पे बड़े सेलर बैठे हैं, कोई ऐसे सेलर बैठे हैं जो कि जाइगेंटिक स्टोर्स लेके आपके साथ compete करने आए हुए हैं। वहाँ पे आप एक सिंगल वेरिएशन के साथ उनके साथ compete करने जा रहे हैं। वो ऑलरेडी एक बहुत स्टैब्लिश्ड रेवेन्यू के साथ बड़ा एक डिसेंट सर्च वॉल्यूम लेके प्रोडक्ट्स का बैठे हुए हैं। उनके पास एक प्राइस का भी एडवांटेज है, रिव्यूज़ भी उनके पास सॉलिड हैं, उनकी लिस्टिंग पे भी काम अच्छा हुआ है, उनकी इमेजेस भी बहुत अच्छी हैं, प्राइस भी उनकी बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ को आप लाजमी देखें। सेकेंड नंबर पर आपने ये भी मेक श्योर करना है कि क्या अमेज़ोन तो उसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा। अमेज़ोन हो या कोई बड़ा ब्रांड हो, मैक्सिमम 3 से 4 से ऊपर अगर आपकी लिस्टिंग चली जाती है, आपके 5, 6, 7 टॉप 10 के अंदर अगर आपने अपने आप को एम किया हुआ है, टॉप 10 में 10 में से आपका 6 या 7 अमेज़ोन बैठा हुआ है, 2 या 3 दूसरे ब्रांड बैठे हुए हैं, तो फॉर मी ऑनेस्टली इट्स अ सिंपल नो गो एरिया, ठीक है। हाँ, आपके पास 1 या 2 अमेज़ोन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। हाँ, अमेज़ोन बैठा हुआ है टॉप 10 में, लेकिन आप एम कर रहे हैं टॉप 30 में, टॉप 20 में, तो इट्स ओके, यू कैन स्टिल कंसिडर दैट। उसके बाद प्रोडक्ट ऐसी सेलेक्ट कीजिए जिनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, लंबी हो लाइफ उनकी, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ना हो। कुछ प्रोडक्ट होती हैं जिनके अंदर क्लेम किया जाता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह पोस्चर करेक्टर है, टमी ट्रिमर है, आपका जेड रोलर है, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट आती हैं जिनमें क्लेम किया जाता है जी आप हमारी प्रोडक्ट यूज़ करें, आपको वेट कम होगा, आपकी टमी ट्रिम हो जाएगी, आपका जो है जो लाइन बन जाएगी। ये इस तरह की जो क्लेमेबल प्रोडक्ट हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू गो इन दोस लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों? प्रॉब्लम क्या होती है कि देखें, अब मिसाल ले लेते हैं, टमी ट्रिमर है, ठीक है। टमी ट्रिमर एक बॉडी पे काम कर रहा है, दूसरी पे नहीं कर रहा। अब एक शख्स ने यूज़ किया, उसको फ़ायदा हो गया, 2 ने यूज़ किया, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली वो आपकी प्रोडक्ट से ज़्यादा उसके मैकेनिज़्म का इशू है। तो वो आपको वहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे। और सीजनैलिटी का भी यही प्रॉब्लम है कि सीजनैलिटी वाली प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आपकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिसमस की प्रोडक्ट करते हैं, एंड ऑफ ईयर सीज़न की करते हैं, या आपकी विंटर या समर की प्रोडक्ट्स करते हैं। तो उसके लिए मैं एक नए सेलर को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह की किसी प्रोडक्ट में जाएँ। हाँ, आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आपको पता है कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, इन्वेंट्री के ऊपर आपकी ग्रिप है, आप बड़े अच्छे से इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, कैश फ्लो का इशू नहीं है, तो देन डेफिनेटली यू कैन कंसीडर सीजनल प्रोडक्ट। अदरवाइज इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उसके बाद आ जाता है जी आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग। अब प्रोडक्ट की रेटिंग का मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं 4 वाली प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं इसमें प्रोडक्ट की नेचर देखता हूँ कि प्रोडक्ट की नेचर क्या है। कुछ केसेस में डेफिनेटली 4 की प्रोडक्ट भी, 4 रेटिंग की या रिव्यू की प्रोडक्ट बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन ज़्यादातर आइडली मैं जब भी कोई प्रोडक्ट देखता हूँ मैं 4.5 ऑन एन एवरेज देखता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की 4.5 से अबव हो। और आपकी जो ज़्यादा अगर किसी के नेगेटिव रिव्यू आए भी हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप उन नेगेटिव रिव्यूज़ पे काम करके अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करवा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आप कुछ भी कर लें, उस प्रोडक्ट की मटेरियल में या उसके डिज़ाइन में या उसकी प्रोडक्ट की ओवरऑल मैकेनिज़्म में इशू ऐसा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर मैं एक थोड़ी सी रिसर्च वर्क करके उसके अंदर अपने सप्लायर से इम्प्रूवमेंट करवा सकता हूँ विदाउट हैविंग मच डेंट ऑन द कॉस्टिंग, तो डेफिनेटली आई वुड डू दैट, अदरवाइज आई विल अवॉइड सच प्रोडक्ट। उसके बाद वेट की बात आ जाती है। बल्कि वेट वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करें जनरली। अभी हमारे साथ हुआ एक प्रोडक्ट के अंदर, हमने जब प्रोडक्ट का शुरू में सारा कुछ वर्किंग की, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन एंड जब हुआ प्रोडक्ट का तो 4 kg की वो प्रोडक्ट थी और किसी तरह से भी कॉस्टिंग अच्छी है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी फ्रेट की वजह से
हम लोगों को प्रोडक्ट छोड़नी पड़ी। क्योंकि देखिए फ्रेट एक वाहिद चीज़ है जो पूरा साल आपकी जब भी रिप्लेनिश करना है उसमें चेंजेस आएंगी। तो आज तो मुझे अगर उसकी प्राइस अच्छी मिल गई, लेकिन जब मैंने उसकी हिस्ट्री निकाल के देखी कि डाउन द लाइन इन 2 मंथ्स जब मैं दोबारा उसकी रिप्लेनिश करूंगा या 3 मंथ्स में इन Q4 में, स्पेशली व्हेन द प्राइसेस विल बी टचिंग स्काई, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना ऐसी प्रोडक्ट में। तो आई विल ऑलवेज अवॉइड हैवी वेट प्रोडक्ट जहाँ पे आपको कल को फ्रेट के चार्जेस की वजह से प्रॉब्लम आए। उसके बाद आ जाता है जी वैल्यू एडिशन, एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जो कि आपने बहुत सारे लोगों से सुनी भी होगी कि जी हम तो अपनी प्रोडक्ट उस वक्त तक लॉन्च ही नहीं करते जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन ना करें। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है? ये आपकी सेम प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं, जिस तरह अभी मैंने बात की कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी आपको मिल गई कि जिसमें हर चीज़ अच्छी है, सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वर्किंग करके अपने कंपैटिटर्स की नेगेटिव रेटिंग जो आई हैं उनको रीड आउट करके कुछ ना कुछ उस पर काम करके इम्प्रूव करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट बेची, ठीक है, जिस तरह आपने लेट्स से स्पून सेट बेचा, स्पून सेट के साथ आप उसका कवर एडिशनल ऐड कर दें, बाकी पूरा कंपटीशन आपका जो है सिंपल उस पर जो है ना ये आज इंटरनेट का इशू बहुत तंग कर रहा है। आई होप कि भी आप लोगों को आवाज़ आ रही है दोबारा। अच्छा जी, हम इस पे वैल्यू एडिशन पे बात कर रहे थे कि आपका जो कंपटीशन है पूरा वो लेट्स से पैक ऑफ 6 स्पून बेच रहा है और वो एक सिंपल सी जो है ना कार्डबोर्ड की पैकिंग के अंदर डाल के दे रहा है। आप वो कार्डबोर्ड की पैकिंग के साथ एक प्यारा सा खूबसूरत सा कोई रैक्सीन का सिंथेटिक लेदर का एक पाउच ऐड कर दें, या कोई भी इस तरह की, मिसाल के तौर पे कोई माउस ले रहे हैं आपसे तो माउस के साथ आप माउस पैड ऐड कर दें फ्री में, तो ये होती है वैल्यू एडिशन। ये आप उस वक्त करते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं कि क्या आपकी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन की चीज़ ऐड करने से कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं आ रहा आपकी प्राइस में। अभी जिस तरह अभी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है उसमें सारा कंपटीशन हमारा बेच रहा था पैक ऑफ 24, तो हमने थोड़ी सी वैल्यू ऐड करने के लिए उसको पैक ऑफ 25 कर दिया और साथ में हमने उसके अंदर एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड किया जो कि मतलब कोई भी और नहीं दे रहा। उसमें हमें चंद सेंट की कॉस्ट ऐड हुई है, लेकिन वो चंद सेंट ऐड करने की वजह से हम पूरे कंपटीशन से यूनिक होकर बैठ गए उस पूरे पेज के ऊपर। हमने प्रोडक्ट चेंज नहीं की, कोई डिज़ाइन चेंज नहीं किया, सब कुछ सेम है, एडिशनल चीज़ें दे दी सेम प्राइस के अंदर। अब होगा क्या, कल को जब हम अपने कंपटीशन के साथ compete करना शुरू हो जाएंगे, हमारे अच्छे रिव्यूज़ आ जाएंगे, लिस्टिंग हमारी स्टेबल हो जाएगी, तो हमें हमेशा एडवांटेज रहेगा अपने कंपटीशन पे प्राइस बढ़ाने का। सब बेच रहे हैं 1099 का, तो मैं 1199 का भी बेचूंगा तो स्टिल मुझे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा बिकॉज ऑफ एडिशनल स्टफ आई एम प्रोवाइडिंग इन द लिस्ट। अच्छा जी, ये हैं चंद एक पॉइंट ऐसे थे, आई होप कि मैंने कोई पॉइंट इसमें मिस नहीं किया। अब अच्छा, इसमें जो है अभी बहुत सारे लोगों की कॉमन क्वेश्चन होता है, इसमें इवन ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी हमसे पूछते हैं जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं आप? आगे से हम मुस्कुरा के कह देते हैं जी ये चीज़ तो कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं बता सकते। अच्छा, कैटेगरी क्या है आप लोगों की? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछा जाता है। तो इसमें ये भी पूछा जाता है, अच्छा जी कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? ये मैं ज़रूर बता देता हूँ। अवॉइड करने के लिए हमारे पास देखें जी, सबसे पहले तो हमें कोई भी फ्रेजाइल आइटम से हम परहेज़ करते हैं। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो टूटने वाली हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो शार्प हो जिस तरह नाइफ वगैरह है, इस तरह की प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ग्लास की प्रोडक्ट को अवॉइड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक को ख़ास तौर पे हम अवॉइड करते हैं। अच्छा, इसकी भी एक बड़ी जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक में नहीं जाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में देखें कुछ भी कर लें आप, सुपीरियर से सुपीरियर क्वालिटी भी आप बनवा लें, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके अंदर इशू आता ही है बिकॉज इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है। तो अभी उसके अंदर हमें 100% पे इंस्पेक्शन पे जाना पड़ता है। सिटिंग इन पाकिस्तान या किसी भी जगह से आप काम कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग योर स्टफ डन फ्रॉम चाइना या किसी और कंट्री से, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है 100% इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन करवाना। डेफिनेटली कॉस्टली तो है ही है, उसके साथ साथ जो इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं उसके अंदर भी एरर आ सकता है। अब इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम ये है कि आज आपने करवाया, इसका इंस्पेक्शन करवाई, 100% ओके है, हो सकता है दूसरी या तीसरी दफ़ा प्रोडक्ट चले तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट के अंदर ना जाया जाए। उसके बाद हम कोई ऐसी हैजमेट प्रोडक्ट हैं,
बैटरी वाली प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर हम कोशिश करते हैं ना जाएं, क्योंकि सर्टिफिकेशंस चाहिए आपको। फिर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिस तरह फूड रिलेटेड प्रोडक्ट जितनी भी हैं उनके अंदर बहुत सारी आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह चाहिए होती हैं, और ख़ास तौर पे FDA की सर्टिफिकेशन जितनी भी हैं वो इतनी आसान नहीं है। स्पेशली अगर हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट हम कोई ऐसी कर रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए अप्रूवल लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर कुछ गेटेड प्रोडक्ट आ जाते हैं, गेटेड कैटेगरीज आ जाती हैं, उनके अंदर हम अवॉइड करते हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ों में मैंने बोला कि नहीं जाना चाहिए, ये है रेड टेप बेसिकली। इसी के अंदर आपको एडवांटेज है, जो बंदा इन सारी कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी पे काम कर गया और अच्छे तरीके से उसको निभा गया तो समझें उसके लिए गोल्ड माइन है। फॉर एग्जांपल अभी ग्लास की प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो ग्लास के बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट है उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? उसकी हैंडलिंग, फैक्ट्री से लेके FBA तक, FBA से लेके कस्टमर तक उसको पहुंचाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी पैकिंग करवा लेते हैं कि जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपकी प्रोडक्ट को अगर फेंक भी दिया जाए कोई 2-4-5 फीट की ऊंचाई से, तो आपकी प्रोडक्ट अगर उसमें डैमेज नहीं होती, तो मैं कहता हूँ ये गोल्ड माइन है। आपको लाजमी करनी चाहिए ऐसी प्रोडक्ट में, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेड टेप होंगी जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर, उतना ही उसमें कंपटीशन भी कम होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैसी है। ठीक है, तो ये चंद एक पॉइंट थे जी जो आपके साथ मैंने शेयर किए। यही मेरा भी क्राइटेरिया है। बाकी डेफिनेटली बताने में ये चीज़ कुछ और है, जब हम करते हैं तो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 4-4 5-5 राउंड लगाते हैं हम लोग। बेसिक टीम पहले, सबसे पहले जो मैं अपना बता देता हूँ, मेरी एजेंसी में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जिस भी मैंने अपने रिसोर्स को असाइन किया होता है वो बेसिक कीवर्ड रिसर्च करता है। बेसिक कीवर्ड रिसर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट आती है प्रोजेक्ट हेड के पास। प्रोजेक्ट हेड उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। वहाँ से फिर प्रोडक्ट आती है मेरे पार्टनर के पास, वहाँ पे वैल्यूएशन होती है। वहाँ से अगर एक्सेप्ट होती है तो फाइनली प्रोडक्ट आती है मेरे पास। मैं फिर उसकी प्रॉपर डीप एनालिसिस करके जितने पॉइंट्स आपके सामने शेयर किए, मैं इनको यकीन करेंगे सामने अपने लिख के रखता हूँ। ठीक है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। वैसे तो रूटीन में रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं, मिस नहीं होती चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने सामने इसके स्टिकी नोट बना के रखे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब प्रोडक्ट फिल्टर होकर हमारे पास आती है, फिर हम इसकी सोर्सिंग पे और इसकी पेटेंट पे और इन बाकी सारी चीज़ों पे काम करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अभी जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया 4 kg वाली प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत आउट क्लास प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट, उसके स्टैट्स हर चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन नहीं इजाज़त दे रहा इस वक्त फ्रेट फॉरवर्डर। अब भी अगर उसको हम कोशिश करके कर भी लें तो आई कैन ईजिली फोरसी कि ये Q4 के अंदर मेरे लिए इट विल बिकम अ पेन, क्योंकि अभी अगर उसके मुझे रेट बहुत मुश्किल से compete कर पा रहा हूँ तो Q4 में तो डेफिनेटली उसकी प्राइस और ज़्यादा फ्रेट फॉरवर्डर की हाई हो जाती है। तो 4 kg के उस सामान को भेजना, वो ऊपर से वॉल्यूमेट्रिक सीन भी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से समटाइम ये भी होता है कि आपको प्रोडक्ट ड्रॉप भी करनी पड़ती है सोर्सिंग की स्टेज पे जाके। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि पेटेंट भी आपका अक्सर प्रॉब्लम कर जाता है। अब एक प्रोडक्ट का हमारा कुछ दिन पहले जो है पेटेंट निकल आया है तो हमें वो रिजेक्ट करनी पड़ी है प्रोडक्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा जो तरीक़ेकार है, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट क्लाइंट को देता हूँ उसके साथ एक बैकअप के लिए टीम को बोल देता हूँ कि भाई बैकअप प्रोडक्ट लाजमी रखें। ये ना हो कि 1 महीना का टाइम होता है, आपने 15-20 दिन, महीने के बाद प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए फाइनलाइज करके उसको दी, तो किसी भी रीज़न से प्रोडक्ट में कोई इशू निकल आया तो दोबारा ज़ीरो से शुरू करेंगे तो फिर 1 महीना आपका ज़ाया हो जाएगा। तो आपके पास हमेशा बैकअप होना चाहिए एटलीस्ट एक प्रोडक्ट का। ये स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो फ्रीलांसर्स हैं या जो एजेंसी रन कर रहे हैं या माइक्रो एजेंसीज रन कर रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट का बैकअप होना लाजमी है। ये हमेशा आपको एक कंफर्ट जोन में रखता है। कंफर्ट जोन ये है कि आपने डेफिनेटली, देखिए क्लाइंट है ना, अल्टीमेटली उसको नहीं पता कि आपकी वर्किंग क्या चल रही है, बिकॉज ही हैज़ हायर्ड यू एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए टेक्निकल पर्सन। तो आप सारी टेक्निकलिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट में कोई इशू आएगा तो आप उनको ज़ाहिर जितना भी एक्सप्लेन कर लें, वो उस चीज़ को, उस पेन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि भाई ये क्या हुआ। वहाँ पे क्लाइंट का कहना ये होगा, अच्छा ठीक है आपने रिजेक्ट कर दी प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, नई प्रोडक्ट कब मिलेगी। आप क्लाइंट को एक दफ़ा बोल के देखें कि जी मुझे दोबारा 1 महीना लगेगा प्रोडक्ट ढूंढने में, तो समझें कि आपने वहीं पे गड़बड़ कर दी। तो आपके पास इमीडिएटली आपका बैकअप मौजूद होना चाहिए। ठीक है, 2-4 दिन ले लें, हफ्ता ले लें, हफ्ते के अंदर दोबारा क्लाइंट को बैकअप प्रोवाइड करें ताकि क्लाइंट को भी पता चले कि ही इज़ डीलिंग विद द प्रोफेशनल एजेंसी या प्रोफेशनल पीपल। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनका मैं ख्याल रखता हूँ जब भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट करता हूँ। तो आप लोग भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके डेफिनेटली अपना रोड मैप डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग एजेंसी में काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, फ्रीलांसर के अंदर
माइक्रो एजेंसी में और एक प्रॉपर एजेंसी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके काम करने में, आपके एसओपीज़ में, आपके प्रोटोकॉल्स में, आपके वर्किंग कल्चर में, हर चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जो लोग माइक्रो एजेंसी में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी मैच्योरिटी उस लेवल तक नहीं पहुंची, उनकी जो हायरार्की है कंपनी की वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। एक फ्रीलांसर जो है वो बेचारा इंडिविजुअल काम कर रहा है, उसकी वर्किंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक एजेंसी की होती है। हम आज भी 15-20 रिसोर्स होने के बाद आज भी स्ट्रगल करते हैं, आज भी चीज़ें मिसस्टेप हो जाती हैं, लेकिन क्या है, रेक्टिफिकेशन बहुत जल्दी है। फ़ौरन रेक्टिफाई कर लेते हैं चीज़ों को, फ़ौरन उसका बैकअप लेके आते हैं। जहाँ एक दफ़ा मिस्टेक हो गई, कोशिश करते हैं कि दोबारा अगले प्रोजेक्ट पे वो चीज़ रिपीट ना हो। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा मार्केट में स्टैंड आउट करती हैं अमंग द क्राउड। क्योंकि अभी तो इस वक्त हर तरफ आपको फ्रीलांसर ही फ्रीलांसर, हर तरफ ट्रेनर मिलेगा, हर तरफ आपको एजेंसीज मिल रही हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ भी जाना चाहते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेट द एजेंसी प्रॉपरली, ताकि कल को आपको मुश्किल होने से बेहतर है आज थोड़ी वर्किंग कर लें, आज अपना थोड़ा सा टाइम लगा लें एंड डू योर प्रॉपर होमवर्क, डू योर प्रॉपर रिसर्च, ताकि कल को आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जब आप किसी के साथ चले जाएं तो देन कम्प्लीटली रिलाई ऑन देयर प्रोसेस। तो ये बस थोड़ी सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी आज। मेरा ख्याल है मेरी डिस्कशन ज़्यादा हो गई, आप लोगों के साथ इतना वो नहीं हो पाई बातचीत, तो अभी मैं देख लेता हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लिख सकते हैं, तो आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। जी ताहिर भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक हैं जी। अनवार वालेकुम सलाम जी। शकील वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाशिर भाई आई होप कि आप खैरियत से पहुंच गए हैं वापस एंड यू आर बैक टू योर रूटीन वर्क। जी ओन, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? काम शुम सही चल रहा है? अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको अगर स्क्रॉल करके देख लूँ, आई बिलीव इसमें स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है। लेट मी सी फ्रॉम द अदर डिवाइस इफ़ आई कुड मैनेज टू रीड आउट सम ऑफ योर कमेंट्स। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि इस तरह के सेशंस आप लोगों के साथ रेगुलर करता रहूँ। इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा भी थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी सारे शो हो रहे हैं मेरे पास। सजी क्लास की प्रोडक्ट की कस्टमाइज़र पैकिंग करवाएं तो प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। जी फवाद, आपका सवाल बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बात की। ये मैंने सारी चीज़ें पहले ही बोली कि आपको सबसे पहले इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर चलेगी। देखें ग्लास की प्रोडक्ट है ना, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ सेलिंग विद डिफरेंट पैकिंग। बाकी कंपटीशन भी तो डेफिनेटली, जिस तरह आपको अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, बाकियों को भी अपनी प्रोडक्ट को उसी तरह प्रोटेक्ट करना है, तो वो कॉस्टिंग आपकी निकल आती है। इट्स नॉट अ बिग डील, एज लॉन्ग एज आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी वर्किंग अच्छी हुई है, तो आपकी कहीं ना कहीं से वो कंपनसेशन हो ही जाती है। सर एज अ क्लाइंट कैन आई रिसीव दैट प्रोडक्ट शुड बी मंथली रेवेन्यू और प्रॉफिट, क्लाइंट कैन सेट अ क्राइटेरिया दैट प्रोडक्ट शुड। अच्छा जी अनवार, आपने पूछा हुआ कि एज ए क्लाइंट कैन आई सेट अ क्राइटेरिया दैट प्रोडक्ट शुड बी मंथली रेवेन्यू और प्रॉफिट। देखिए बिल्कुल आपको एक अंदाज़ा तो हो जाता है, आप इसमें अपना प्रॉफिट का वो बिल्कुल सेट कर सकते हैं। देखें इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ तक बात आई, ये पॉइंट बिल्कुल एक मिस भी हो गया बल्कि मुझसे। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम, कोशिश नहीं इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया कि मिनिमम आपका ग्रॉस प्रॉफिट किसी भी मार्केट में 20% होना चाहिए। जब तक आपका ग्रॉस 20 नहीं है तो मैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके अगले स्टेज पे नहीं लेके जाता। मिनिमम 20% का क्राइटेरिया है जो मैंने इंटरनली रखा हुआ है अपनी एजेंसी के अंदर। कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी हैं जिनके अंदर आपको फिर 30-30, 35-35, 40-40% भी मिलता है, लेकिन मिनिमम जो हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो 20% है। जी शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। खलील पूछते हैं जी, मुनीर भाई 2 months बैक आई हंटेड अ प्रोडक्ट फॉर यूएई बट अनफॉर्चुनेटली 2 months हो गए हैं, कुडंट सोर्स इट बट
but I'm still interested. However, I have noticed lot of new sellers that have launched the same product. खलील देखिए, ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम है। ये इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की इस वक्त यही प्रॉब्लम है। मैंने इस पे कुछ थोड़ा सा काम किया है, लेकिन मैं भी आपको सही बताऊं सिर्फ 4 महीने तक बड़ी मुश्किल से लेके आ सका हूँ। 3 से 4 महीने का मैं मैक्सिमम कोशिश करके अपने टाइम को जो है ना स्क्वीज़ किया है, लेकिन यूजुअली हमारा जो टाइम होता है वो 6 से 8 महीने का प्रोडक्ट ले जाती है। लेकिन मैंने अभी कोशिश की है, पिछले कोई 6 महीने से मैं इस पर वर्किंग कर रहा था, तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट हमने 3 से 3.5 महीने मैक्सिमम 4 महीने के अंदर लॉन्च की हैं। अभी एज एन एजेंसी मेरा ये टारगेट है कि कोई प्रोडक्ट मेरी 4-5 महीने से ज़्यादा फ्लोर पे ना रहे। 4-5 महीने के अंदर अंदर मुझे लॉन्च करनी ही करनी है प्रोडक्ट। और उसके ऊपर फिर ये है कि रिसोर्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, आपको वर्किंग बहुत इंटेंसिव करनी पड़ती है, तो वो हो जाता है। लेकिन इस पे जो यूएई की आपने बात की, यूएई की मार्केट तो इस वक्त बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। छोटी मार्केट है, कोई वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से नहीं है, एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। एक प्रोडक्ट के ऊपर ही 4-4 प्रोडक्ट लोगों ने लॉन्च की हुई हैं, तो ये इशूज़ तो आएंगे सर आपको। सर सपोज़ कि फर्स्ट 4 से 5 प्रोडक्ट की प्राइस कंसिस्टेंट है, बाकी की नहीं, तो उस प्रोडक्ट पे चांस लेना चाहिए या नहीं? अच्छा देखिए, इसमें शोएब आपको ये देखना है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या वजह क्या है। सबसे पहले तो उसकी वजह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या कोई डिज़ाइन चेंज है, कोई पैक साइज़ चेंज है, कोई मटेरियल में चेंज है। कुछ तो रीज़न होगी जो बाकी लोगों ने प्राइस चेंज की हुई है। अगर हर चीज़ सेम है और उसके बाद भी अगर प्राइस का कोई इशू चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई प्राइस वॉर का सीन वहाँ पे ऑन है। थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, उस पर डीप एनालिसिस किए बगैर आप उसमें एंटर नहीं होंगे। बट मोस्ट लाइकली ऐसे जो सीन होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ आपको चीज़ चेंज ज़रूर नज़र आती है। इट कुड बी मटीरियल, इट कुड बी पैक साइज़, कलर, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद सिद्रा पूछ रही हैं जी, प्लीज़ पुट सम लाइट ऑन MPL प्रोडक्ट इन यूएई रीजन। सिद्रा, MPL के ऊपर जो है यूएई के अंदर सिर्फ एक ही चैलेंज है। एक तो वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, सेकंड नंबर पे आपको ट्रेडमार्क का इशू होता है। आप अपनी करती तो प्राइवेट लेबल MPL है, लेकिन आपके ऊपर कोई भी आके मी टू करके बैठ जाता है और आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं। अभी कुछ लोगों का सुनने में आया है कि यूके के ट्रेडमार्क के ऊपर दे आर वर्किंग इन यूएई मार्केट। तो आई डोंट नो, मैंने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस नहीं किया कि कितना वो ऑथेंटिक है या कितना बेहतर वो उनको सपोर्ट कर रहा है। डाउन द लाइन इन कपल ऑफ ईयर्स या कपल ऑफ मंथ्स में भी कोई नई पॉलिसी आ जाए कोई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। फ्यू मंथ्स अगो उन्होंने कुछ अनाउंस भी किया था कि 4000 दिरहम के अंदर आप एक अपनी ई कॉमर्स कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, विच कैन बी यूज फॉर amazon.ae। तो आई डोंट नो उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है या नहीं हुई। अच्छा जी, यासिर शिराजी साहब कहते हैं सर वो वाली अपवर्क प्रोफाइल की डिटेल बता दें। जी यासिर, $35,000 है उस प्रोफाइल का, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप ले लें, बाकी डिटेल आपने लास्ट टाइम जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें देखी हुई है। तो $35,000 में आपको अकाउंट नंबर भेजता हूँ, तो काइंडली उसमें ट्रांसफ़र कर दें, तो मैं आपको शाम को जो है ना हैंड ओवर कर दूँगा अकाउंट, ठीक है जी। ये देखें, ये मेरी अपनी टीम मेंबर ही जो है ना बैठ के मेरे चीज़ें ले रहे हैं लाइव सेशन में। वेरी गुड यासिर, कीप इट अप। सर नेक्स्ट वीडियो अपवर्क और फाइवर ETC पे क्लाइंट हंट करने की बनाइएगा। जी शुएब, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए ऑनेस्टली अपवर्क के ऊपर तो मैं जितना आप कहेंगे आपको डीप से डीप नॉलेज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको जिस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए, आई कैन श्योरली हेल्प यू गाइस। बट व्हेन इट कम्स टू फाइवर, आई हैव नॉट पर्सनली यूज्ड इट इन वेरी डिटेल मैनर, लेकिन बेसिक चीज़ें उसकी भी मुझे आइडिया है, उस पर भी मैं आपको गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन उसी पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है जी। By how to approach your agency for product hunting for UAE? जी खलील, UAE के लिए हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। वी आर जस्ट डीलिंग इन द बिगर मार्केट ओनली। स्मॉल मार्केट के अंदर हम लोग नहीं करते। आपको किसी भी किस्म की मेरी एजेंसी की सर्विसेज चाहिए तो यू कैन विजिट माई पर्सनल वेबसाइट विच इज़ www.munirahmad.pk munirahmad.pk। और सेकंड हमारी जो एजेंसी की वेबसाइट है दैट्स e-commerce planners.com। आप इन वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। माय टीम विल रिस्पॉन्ड यू एंड व्हाटएवर सर्विसेज यू नीड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू।
सॉरी सर आई डिडंट मीन दैट। नहीं कोई मसला नहीं यासिर, जस्ट किडिंग यार, काफ़ी बोर हो रहा था सेशन तो मैंने कहा चलें आप ही को लगा दें टीचर, कोई मसला नहीं है। इवन बाकी भी जो टीम मेंबर्स हैं, आई डोंट माइंड इवन इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द लाइव सेशन। तो यही तो मज़ा है ना सर लाइव सेशन का। तो ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, सबके लिए ओपन सेशन है, जो मर्ज़ी आए जो मर्ज़ी क्वेश्चन पूछे, कोई इशू नहीं है। सर मंथली रेवेन्यू की भी बात कर रहा था, लेस रेवेन्यू मीन्स लेस प्रॉफिट, मीन्स मंथली रेवेन्यू 3 to 4 कंपेटर्स की 50K। अच्छा जी सर, व्हाट अबाउट अदर फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। देखिए फ्रीलांसिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आपके, आप सबके ऊपर काम करें। देखिए प्रेफरेंस आपकी अपनी है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। बेसिकली दिस कम्स अंडर द ब्रांडिंग। जब आप ब्रांडिंग की बात करते हैं तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी ब्रांडिंग जो है वो हर तरफ हो, आपकी जो प्रेजेंस है वो आपके हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्क वॉल्यूम। ठीक है, अब वर्क के ऊपर आपको बड़े क्लाइंट मिलते हैं, वॉल्यूम मिलता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर guru.com, पेपर क्लिक, पेपर आर, इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे आपका लिंक्डइन के ऊपर, आपकी हर जगह पे आपका प्रोफाइल बना होना चाहिए। बिजनेस आता है या नहीं आता, आपकी एफर्ट्स जारी रहनी चाहिए ताकि एक ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट जाए। अच्छा गाइज, सर हाउ मच मिनिमम बजट वी नीड टू लॉन्च। ये मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ जी। अनीस कह रहे हैं कि यूएसए में लॉन्च के लिए कितना बजट चाहिए। यूएसए में देखिए डिपेंड करता है, आपका जो है 20-25 हज़ार डॉलर से लेके 35-40 हज़ार डॉलर तक का एक डिसेंट बजट आई वुड कंसिडर इट एज। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे आएंगे तो फिर वो एक किस्म की यूएसए MPL ही हो जाएगी। लेकिन 25-30 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक का एक डिसेंट बजट है आपका, इसको ज़हन में रखें तो आपकी बड़ी अच्छी लॉन्च हो सकती है। क्वेश्चन आप लोगों के और भी हैं जी। आई हैव टू रच समवेयर, इसलिए 7 बज गए हैं तो मुझे कहीं जाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।